पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनमिंग फिशी से उसके रक्षासा वैली के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था। फिशी उसको यहाँ पर यह बताती कि हमारे रक्षासा वैली और बाकी सेक्टर ने मिलकर प्लान बनाया था कि हम तुम्हारे ऊपर हमला करके तुमसे वो डिवाइन ट्रेजर हासिल कर लेंगे, लेकिन हमारे ही बीच में अनबन होने की वजह से रक्षासा वैली खत्म हो गया। लेकिन बाकी सेट का अभी भी प्लान जारी है, वो कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला करने पहुंचते होंगे ताकि तुम्हें मारकर तुमसे तुम्हारा डिवाइन ट्रेजर हासिल कर लिया जाए। ये सुनकर चेनमिंग बहुत ही ज्यादा भड़क चुका था, तो वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो लोग मुझ पर हमला करने आएंगे, इससे पहले मुझे उनके पास जाना पड़ेगा ताकि मैं उनको उनकी औकात दिखा सकूं। इसी वजह से चेनमिंग ने एक स्पार्टन गॉड को भी जाकर खत्म कर दिया था, जो कि एक सेट का सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड था। और अब चेनमिंग बाकियों को भी मारने की तैयारी शुरू कर देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम युआन नाम के एक ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि बड़ा ही अजीब लग रहा था, थोड़ा मंकी जैसा, थोड़ा अजीब सा मॉन्स्टर जैसा, काफी खतरनाक नजर आ रहा होता है। वो बड़े आराम से अपना चेस गेम खेल रहा होता है, वो भी अकेले ही खेल रहा था खुद के साथ। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसको ये बताने के लिए आई थी कि मैं आपके लिए खबर लेकर आई हूँ कि स्पार्टन गॉड की अब जान जा चुकी है, स्पार्टन गॉड खत्म हो गया, किसी ने उस पर कंट्रोल हासिल किया। और जब यहाँ पर स्पार्टन गॉड उसके कंट्रोल में गया तो उस इंसान ने ही उसको जान से मार दिया, और अब वो इंसान बाकी गॉड्स पर भी हमला करने के लिए उनकी ही तरफ बढ़ रहा है। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? ये सुनकर युआन जो था वो यहाँ पर गुस्सा करते हुए कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पर अभी गेम खेल रहा हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से वो लड़की वहां से जा चुकी थी, और उसके जाने के बाद युआन जो था वो यहाँ पर अपना गेम खेलने लग जाता है। वो पहली चाल खुद से चलता और खुद को टेलीपोर्ट करते हुए खुद का ही अपोनेंट बन जाता, और वहां पर जाने के बाद वो सामने वाले की चाल भी खुद से ही चलता। बड़ा ही मिस्टीरियस और काफी खतरनाक बंदा लग रहा था। ये हो सकता है कि ये भी कोई गॉड होगा, बिल्कुल उसी स्पार्टन गॉड की तरह जिसको चेनमिंग ने मारा है। थोड़ी देर बाद वो लड़की जब वापस से युआन को यही बात बताने के लिए आती है, तो युआन तो अब यहाँ पर गुस्सा हो चुका था कि एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैंने कहा ना डिस्टर्ब नहीं चाहिए मुझे, तो भागो यहाँ से, आइंदा किसी ने भी मुझे डिस्टर्ब किया ना तो सबको जान से मार दूंगा। वो मामूली सा पिद्दी सा स्नेक मर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी इतनी आसानी से खत्म हो जाने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम चेनमिंग और बाकियों को देखते हैं, जहाँ पर वो जो स्वॉर्डमैन था वो बेचारा यहाँ पर भी आने के बाद अपना घर बनाने के काम पर लग जाता है, क्योंकि अभी चेनमिंग आया था स्पार्टन सेक्टर में, तो यहाँ पर भी आराम करने के लिए उसको घर चाहिए था। तो बेचारे स्वॉर्डमैन की जिम्मेदारी होती है जहाँ पर भी चेनमिंग जाएगा वहाँ घर बनाने का, तो वो लकड़ियों को काट रहा होता है घर बनाने के लिए। स्वॉर्डमैन अपने मन में ही कह रहा था कि चेनमिंग बड़ा ही अजीब इंसान है यार, उसने तो स्नेक को इतना बुरी तरीके से मार दिया जो कि गॉड माना जाता था। ऐसा लगा कि उसके सामने कोई बच्चा है जिसको उसने आसानी के साथ खत्म कर दिया हो। कब का चेनमिंग ने उस स्नेक को मारा है, लेकिन अभी तक कि मैं उसकी एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ। न जाने कब मुझे उसकी तरह पावर मिलेगी, आखिर वो इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे करता है, उसके पास इतनी पावर आती कहाँ से? मेरा भी दिन जल्दी आएगा जब मैं भी उतना ही पावरफुल बनूंगा। तो वो सारा का सारा गुस्सा लकड़ियों पे उतारते हुए एक के बाद एक करते हुए पेड़ को काटना शुरू कर देता है। कई सारे पेड़ को वो काट चुका था घर बनाने के लिए। तभी वहां पर वो जासूस आ जाता है जो स्वॉर्डमैन से कहता है कि देखो जो पेड़ काट रहे हो ना, बड़े आराम से काटो, क्योंकि चेनमिंग जो है कुछ अपना काम कर रहे हैं यहाँ से थोड़ी दूर ही बैठकर, अगर उन्हें इस आवाज से डिस्टर्ब हुआ तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कल से तुम घर बनाने में लगे हुए, लेकिन अभी तक कि तुमने एक घर भी तैयार नहीं किया, कितने सुस्त लोग, इतना स्लो काम करोगे तो कैसे चलेगा? जासूस के तो अपने ही मजे हो गए थे। चेनमिंग उसके ऊपर हुक्म चलाया करता था तो वो उसकी बात माना करता था, लेकिन अब उसको भी मौका मिल गया था किसी के ऊपर हुक्म चलाने का, तो वो भी खुद को कोई राजा समझने लग जाता है। बेचारा स्वॉर्डमैन तो यहाँ चेनमिंग की वजह से शांत बैठा था, वरना तो 2 थप्पड़ का मालिक नहीं है जासूस। इस वजह से स्वॉर्डमैन जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्लैश अटैक पेड़ों के ऊपर करना शुरू कर देता है। इस वजह से बहुत सारे पेड़ यहाँ पर कट चुके थे, और अब इतने पेड़ कट जाते हैं जिनकी मदद से घर को बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ फिशी जो थी वो पेड़ के ऊपर से कुछ फ्रूट को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, लेकिन उसके हाथ तो पेड़ तक जा ही नहीं पा रहे थे। कांगी वहाँ पर आने के बाद अपने तालिस्मान की मदद से फ्रूट को काटती है और उसको अपने हाथ में ले लेती है। फिशी बेचारी को लग रहा था कि ये तो मुझे देने के लिए फ्रूट को ली होगी, लेकिन कांगी यहाँ पर फिशी की ही बेइज्जती करते हुए कहती है कि तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? डाकू ने तुम्हारे हाथ काट दिए, जाओ अपने से फ्रूट निकाल लो। मैं तो अपना निकालने वाली हूँ। इतना कहने के बाद वो फ्रूट लेकर वहाँ से जा चुकी थी। फिशी बेचारी को समझ नहीं आता कि ये लोग इतना बुरा बर्ताव मुझसे क्यों कर रहे हैं, जबकि उसने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। पर उसको क्या पता कि ये और शियामी कितना ज्यादा पीछे पड़े हैं चेनमिंग के, और चेनमिंग के कोई भी करीब जाता है तो वो तो उनका पक्का दुश्मन हो जाता है। फिशी यहाँ पर कांगी से फ्रूट को छीनने की कोशिश करती है कि मुझे बताओगे कि मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का जो आप मुझसे इस तरह से बातें करते हो? मैं तो आज जान के ही रहने वाली हूँ, लेकिन कोई भी उसको बताने को तैयार नहीं होता। तभी बीच में शियामी भी आकर कूद पड़ती है। वो फिशी के ऊपर और ज्यादा धौंस जमाते हुए कहती है कि देखो तुम होगी रक्षासा वैली की लीडर, लेकिन अपने रक्षासा वैली के अंदर, लेकिन ये
जगह रक्षासा वैली नहीं है तो हमारे ऊपर हुक्म चलाना बंद कर दो। कभी भी हमारे नजरों के बीच में आई ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जितना हमसे दूरी बना कर रखोगी उतना ही फायदे में रहोगी। यहाँ की जो भी चीज है उन सब पे हम दोनों का हक है। वो इनडायरेक्ट वे में यहाँ चेनमिंग के बारे में ही बात कर रहे थे कि उस पर सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा ही हक होगा, कोई भी उसको नहीं छीन सकता मुझसे। पर फिशी भी ठहरी रक्षासा वैली की लीडर। वो यहाँ पर कहती है कि ये जो फ्रूट है ना किसी के बाप के खरीदे हुए नहीं है। मैं चाहूँ तो एक फ्रूट के अपनी पावर की मदद से पूरे जंगल के फ्रूट एक बार में निकाल सकती हूँ। वो जैसे ही अपनी पावर को एक्टिवेट करती है 1 सेकंड के अंदर पूरे के पूरे जंगल के फ्रूट जो थे वो एक बार में निकल चुके थे। अब तो वो उन दोनों को ही चढ़ाते हुए कहती है कि फ्रूट चाहिए ना, जाओ जमीन पर से उठा लो। फिशी तो सुनकर लेने वालों में से नहीं लग रही थी, बड़ी अच्छी टक्कर देगी वो उन दोनों को। इस चीज को देखकर शियामी और कांग यूजी थे वो दोनों दंग रह जाते कि अरे बाप रे, बड़ी अच्छी कॉम्पिटिटर हमें मिली है, ये राइवलरी बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। तो वहीं चेनमिंग जो था वो स्पार्टन सेट के महल के अंदर बैठा होता है, जहाँ पर जितने भी स्पार्टन सेट के डिसाइपल वगैरह सभी थे वो सभी उसी स्नेक को मारकर उसका मांस खा रहे होते हैं। सभी को बढ़िया टेस्टी खाना मिल चुका था, पर चेनमिंग जो था वो यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन में होता है कि देखो मैंने उस स्नेक गॉड को मार दिया। लोग तो यहाँ पर उसको खाकर बस हजम ही करने वाले हैं, लेकिन अभी तक के बाकी जो गॉड्स हैं उनको इसकी खबर नहीं लगी क्या? उनको तो पता चल गया होगा ना कि एक गॉड तो मारा गया, तो उन लोगों को भी आना चाहिए था ना यहाँ पर कुछ जवाब मांगने के लिए। तो वो अभी तक आ क्यों नहीं रहे? जो भी इन सब के पीछे असल मास्टर माइंड है ना, उसके अंदर अभी सब्र बहुत ज्यादा है, इसलिए वो जल्दी बाहर आ नहीं रहा। उसको पता है कि मैंने स्नेक गॉड को इतनी आसानी से मार दिया तो उसको भी अच्छी टक्कर दे सकता हूँ। तो हो सकता है कि वो अच्छी प्लानिंग के साथ ही मुझसे लड़ने के लिए आए। तो कियान भी चेनमिंग से कह रही होती कि हाँ चेनमिंग, जो तुमने कहा ना वो भी मुझे बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही लगता है कि जो भी इसका मास्टरमाइंड है ना वो अच्छे मौके का इंतजार कर रहा होगा। जब उसको मौका मिलेगा तो वो आकर सीधा एक बार में ही हमला शुरू करेगा। तो हमें सारे के सारे कदम ना फूंक फूंक कर रखने चाहिए। चेनमिंग कहता है कि कहीं मैं अपना जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा उसके 2 कदम पीछे तो नहीं चल रहा ना? हो सकता है कि मेरा दुश्मन मुझसे 2 कदम आगे ही चल रहा। जो भी मैंने प्लान बना कर रखा है सभी प्लान का तोड़ उसको पता होगा, तभी तो वो अभी तक के मेरे सामने आया नहीं, वरना तो उसको डर के मारे अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। पर मैं भी इतना तो पीछे नहीं रहने वाला, मैं भी उससे 2 कदम आगे चल कर दिखाऊंगा। मैं भी इंतजार करूंगा कि कब वो आता है, चाहे वो अकेला है, चाहे बाकी गॉड्स को लेकर आए या किसको भी लेकर आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेनमिंग जैसे ही फ्रेश होने के लिए होटल के बाहर निकल कर आता है कि तभी वहाँ पर अबू आ जाती है। अबू ने यहाँ पर एक बीस्ट को मार दिया था और वो चेनमिंग से कहती है कि देखो चेनमिंग, मैंने बीस्ट को तो मार दिया लेकिन मुझे इसे पकाना नहीं आता, तो क्या तुम मेरे लिए इसको अच्छे से पका दोगे? क्योंकि तुम्हारे हाथों का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो चेनमिंग कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ना अच्छा बारबेक्यू बना कर दूंगा। बड़े आराम से आज रात को ही हम पार्टी करेंगे इसी बीस्ट की। जिसके बाद अब जैसे ये रात होती है वहाँ पर सभी के सभी मिलकर उस बीस्ट को पकाना शुरू कर देते। चेनमिंग अच्छे से मसाला लगाकर उस बीस्ट को आग में भूने जा रहा था। सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शियामी को तो कुछ और ही खाना था। वो चेनमिंग के गोद में आकर बैठते हुए कहती है कि देखो तो आग के पास बैठने से आपको कितना पसीना आ रहा है, लाइए जरा मैं आपके पसीनों को पोंछ देती हूँ, आपको गर्मी लग रही होगी ना, मैं अपनी ठंडक आपको देने के लिए तैयार हूँ। पर इस चीज को देखकर कांग यूजी थी उसको गुस्सा आ जाता है। वो सीधा का सीधा ठंडक तालिस्मान एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से तो आसपास एकदम ठंडी फैल चुकी थी, मानो कि बर्फ गिरने वाली हो। इस वजह से कि चेनमिंग शियामी को साइड करेगा, वो आराम से यहाँ पर उसके तालिस्मान के पास आकर बैठेगा ताकि उसको गर्मी ना लगे। ये दोनों तो बिल्कुल पागल ही है, चेनमिंग को पाने के लिए किसी हद तक के जा सकते हैं। कांगवी चेनमिंग से कहती है कि अब आराम से खाना पकाइए, मैं यहाँ पर आपकी देखभाल करने को तैयार हूँ ताकि कोई मक्खी भिनभिनाते हुए ना आपके आसपास मंडराने लग जाए। उसका इशारा तो शियामी की तरफ ही था, वो उसी को मक्खी कहना चाह रही थी। इस चीज को समझकर शियामी को गुस्सा आ जाता है। वो कांगवी से कहती है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना कि मुझे गुस्सा आया तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इन दोनों की यहाँ पर बहस चल रही थी कि बीच में बाजी मार जाती है फिशी। वो चेनमिंग के हाथों का पकाया हुआ खाना यहाँ पर लेकर आती है और चेनमिंग से कहती है कि मुझे और खाना चाहिए, आपका खाना है ना वो बहुत ज्यादा टेस्टी है, इतने सालों से मैं काल कोठरी के अंदर रक्षासा वैली के पड़ी हुई थी, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया, आप तो बिल्कुल कमाल हो। चेनमिंग भी अपनी तारीफ सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और अच्छे अच्छे खाने उसको काट काट कर दिए जा रहा था कि लो और खाओ। पर चेनमिंग के हाथ का दिया हुआ खाना जैसे ही वो प्लेट में डालता है, शियामी और कांगवी दोनों कूद जाते हैं प्लेट के ऊपर कि नहीं मुझे खाना चाहिए, चेनमिंग के हाथ का दिया हुआ खाना तुम कैसे खा सकती हो? अब उस खाने
खाने के टुकड़े के लिए यहाँ पर तीनों में बहस हो गई थी कि नहीं मैं लूंगी ये खाना, तो मैं लेने वाली हूँ। बेचारा चेनमिंग सोच में पड़ जाता है कि यार ये 3 मुसीबत हो गई, पहले 2 मुसीबत कम थी क्या, कि देखो अब 3 मुसीबत हो गई। ये तीनों सारा का सारा दिन आपस में ही लड़ते रहते हैं। कियान जो थी वो यहाँ पर चेनमिंग से कहती कि चेनमिंग जरा ध्यान से, ये लोगों का गुस्सा ना बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। मैं यहाँ पर वार्निंग वाली साइन को महसूस कर सकती हूँ, अगर जल्दी तुमने इसको नहीं रोका ना तो यहाँ पर बहुत भयानक भिड़ जाएंगे ये तीनों आपस में। दूर बैठा जासूस और स्वॉर्डमैन तो यहाँ पर इस फाइट का मजा ले रहे होते कि जरा देखो तो लगता है कि फ्री का WWE देखने मिलेगा, बड़ा मजा आएगा आज की फाइट देखने में। मैं तो चाह रहा हूँ कि आग में घी डालूं और तीनों को और ज्यादा भड़का दूं, क्या ही मजेदार वो फाइट होगी। स्वॉर्डमैन तो हैरान था कि एक खाने के लिए ये लोग इतने ज्यादा पागल जैसा क्यों लड़ रहे हैं, और जासूस उसको बताता है कि अरे पगले वो खाना नहीं है, वो एक प्यार की निशानी है, तू क्या समझेगा रे सिंगल इंसान। खैर सिंगल तो मैं भी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज की समझ है कि जिससे प्यार करो उसके हाथों का खाना मिल जाए ना तो क्या ही खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। इसी के लिए ये लोग यहाँ पर पागल बने फिर रहे हैं। बेचारा स्वॉर्डमैन इनोसेंट बंदा था तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या होता है। फिशी जो थी उसको ये चीज देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो सीधा का सीधा कहती है कि अब देखती हूँ कि दोनों में से कौन ये खाना ले पाता है, किसी को नहीं मिलेगा। वो सीधा खाना हवा में उड़ा देती है कि लेते रहो अब तुम लोग। खाना जैसे ही यहाँ पर उड़ा था, शियामी और कांगी को गुस्सा आ जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई खाना उड़ाने की, जमीन पे गिरा ना तो तुझे हम यहाँ पर जमीन के अंदर ही गाड़ देंगे जहाँ पर भी वो खाना गिरेगा। लेकिन वो जैसे यहाँ पर कूद कर खाने को पकड़ने वाले थे कि बीच में अब वो कूद जाती है, जिसने ही मुंह में दबाते हुए खाना खा लिया था। यहाँ लड़ रहे थे ये दोनों, लेकिन नसीब में तो अवू के था, तो चेनमिंग के हाथों का खाना अवू ही खा जाती है। इस चीज को देखकर तो शियामी और कांगी दोनों का मुंह बन गया था। अब अवू तो थी एक छोटी सी बच्ची, इसलिए वो उससे तो बहस करने नहीं जाते और अपने गुस्से को अपने मन में दबा कर वो लोग शांत हो जाते हैं। चेनमिंग की जान में जान आती है कि चलो भाई कम से कम इन लोगों का गुस्सा तो शांत हुआ, वरना पागल करके रखा था इन लोगों ने मुझे। आज ही यहाँ पर भयंकर वाला बैटल शुरू हो जाता है इनके बीच में, जान में जान आई। कियान चेनमिंग से कहती है कि उनका तो झगड़ा खत्म हो गया, अब तुम मुझे नहीं दोगे खाना, मुझे भी तो खाना चाहिए ना। तो चेनमिंग उसके लिए भी खाना यहाँ पर निकाल कर परोसना शुरू कर देता है। खुद ही ने उसने खाना बनाया था, सबको परोस भी रहा था। क्या ही कमाल का शेफ निकला चेनमिंग तो। दूसरी तरफ हम युवान को देखते, वो अभी भी यहाँ पर खुद के साथ ही चेस खेलने में मगन था, और जब वो यहाँ पर खुद से ही हार रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। पर तभी वहाँ पर वो लड़की आकर फिर से उसको वही वार्निंग देने लग जाती है कि स्पार्टन गॉड मारा जा चुका है, अब अभी तक ऐसे ही बैठे रहेंगे या फिर आप कोई कदम नहीं उठाने वाले। काफी देर तक इंतजार करने के बाद युवान जो था उसका गुस्सा अब सर के बाहर निकल चुका था। वो सीधा अटैक करना शुरू कर देता है उस लड़की के ऊपर। वो उसको इतना मारता है कि लड़की की हालत खराब हो गई थी। एक एक पंच में वो सीधा उसको अंतरिक्ष में भेज दिया करता, इतना ज्यादा पावरफुल वो युवान था। युवान बड़े गुस्से में कहता है कि तुमने यहाँ पर ना मेरे खेल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया अपने खेल के ऊपर, नहीं छोड़ूंगा। अब मेरा गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना कि दुनिया का कोई भी चीज मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मैं सबको खत्म कर दूंगा। तुम लोग मुझे जगाना ही चाह रहे थे ना, तो अब मैं यहाँ पर जाग रहा हूँ, देखता हूँ कि अब मुझे कौन रोक सकता है। पिछले 100 साल से चैन की नींद में सोया हुआ था, लेकिन अब जो इस बार जागूंगा ना तो ऐसी तबाही लाऊंगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं दुनिया के लिए एक सबक बन जाऊंगा, ताकि उन लोगों को पता चले कि मुझे डिस्टर्ब करने का, मुझे जगाने का आखिर अंजाम होता तो होता क्या है। इसके बाद वो जो युवान था वो वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है, ये कहते हुए कि अब आएगी तबाही। जिसके बाद हम मिलियन माउंटेन में ही एक बीच में रखी हुई कब्र को देख पाते हैं, और वो कब्र धीरे धीरे करते हुए खुलने लग गई थी, जिसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि युवान ही बाहर निकल कर आता है। और यानी कि वो सच कह रहा था कि वो 100 साल से इसी कब्र के अंदर शांति से पड़ा हुआ सो रहा था, लेकिन चेनमिंग ने स्पार्टन गॉड को मारा ना, तो इस वजह से वो डिस्टर्ब हो गया। और अब वो 100 साल बाद अपनी कब्र से बाहर निकल कर आया है तबाही मचाने के लिए। हो सकता है कि बहुत जल्द हमें इस युवान और चेनमिंग की बहुत बढ़िया वाली फाइट दिखाई जाए, जिसका हमें इंतजार करना होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।